वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, सबको मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोगन ग्रॉसबर्ग के द्वारा लिखी गई पोइम सी ऑफ द शाइन का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें, थोड़ा सा हम लोग पोइट के बारे में जान लें। इमोगन ग्रॉसबर्ग बॉर्न इन 1935 एंड डाइड इन 2014। इमोगन ग्रॉसबर्ग का जो बर्थ है वो 1935 में हुआ था और उनकी डेथ 2014 में हुई। हैज़ रिटर्न 58 पोइम्स फॉर हैम्पशायर हैंडबुक। उन्होंने हैम्पशायर के लिए हैंडबुक के लिए 58 पोइम्स लिखी थी। हर वर्क वाज आल्सो पब्लिश्ड इन द क्रिकेटर एंड अदर मैगजीन बुकलेट ऑन द गेम। उनकी जो वर्क्स हैं, पोइट्री है, वो द क्रिकेटर और अदर क्रिकेट से रिलेटेड मैगजीन्स और बुकलेट्स के अंदर भी छपती रही है टाइम टू टाइम। जेनी लेवो लिव्ड इन हेम्पशायर स्पेंडिंग ऑल हर लाइफ इन डर्बी एंड दी क्रेव। तो बेसिकली उनके पोइटिक करियर से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें क्रिकेट की गेम के अंदर एक कीन इंटरेस्ट था, इसीलिए उनकी ज़्यादातर पोइट्री जो है वो क्रिकेट की गेम के ऊपर सेंटर करती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ इमोगन ग्रॉसबर्ग सी ऑफ द शाइन। क्वेश्चन: जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम सी ऑफ द शाइन। डू यू थिंक इट रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ द पोएम? कि सी ऑफ द शाइन पोएम का जो टाइटल है वो सही है? अगर सही है तो क्या वो थीम को रिफ्लेक्ट करने में कामयाब होता है पोएम के? तो बेसिकली ये माना जाता है कि किसी भी बुक, पोएम, प्रोज, पोइट्री, नॉवल, ड्रामा का जो टाइटल है वो इस तरीके का होना चाहिए जो कि वो किस तरीके का होना चाहिए? वो इस तरीके का होना चाहिए जो कि उसके थीम, उसके सब्जेक्ट मैटर के बारे में हम लोगों को इंडिकेशन दे दे। कैसे? जैसे वो कहता है कि एक दुकान के बाहर लगा साइन बोर्ड हम लोगों को एक राउंड अबाउट दे देता है, एक गैस दे देता है कि इस दुकान में हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें मिल सकती है। जैसे एक जनरल शॉप के अंदर हमें अंदाज़ा हो जाता है हमें क्या मिल सकता है, एक गारमेंट शॉप के अंदर हम लोगों को पता चल जाता है क्या क्या मिल सकता है। उसी तरीके से किसी भी बुक, पोइम, पोइट्री का टाइटल हमें अंदाज़ा दे देता है कि उस पोइम में हम लोगों को कौन से थीम या कौन से सब्जेक्ट या कौन से इंसिडेंट हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि इस पोइम का टाइटल है सी ऑफ द शाइन। हमें स्टार्टिंग में ही ये क्लियर हो जाता है कि सी ऑफ द शाइन का मतलब है यहाँ पे जो पोइट है वो क्रिकेट के रिलेटेड गेम की बात कर रहा है और वो ये बात कर रहा है कि जब गेंद नहीं होती है तब बल्लेबाज के लिए बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल होता है और तेज़ गेंदबाज उस समय बहुत प्रभावशाली होते हैं और उस समय बल्लेबाज को धैर्य से खेलना चाहिए, इसीलिए टाइटल रखा गया सी ऑफ द शाइन। तो इस पोइम में के टाइटल से हमें अंदाज़ा लग जाता है कि इस पोइम में पोइट जो है वो क्रिकेट के अंदर आने वाली जो प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहा है एक बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए इस पोइम का जो टाइटल रखा गया है वो एप्ट एंड सजेस्टिव, बिल्कुल सही रखा गया है। लेट अस स्टार्ट विद द पोइम, या फिर ये ऐसे भी आ सकता है: डू यू थिंक ए पोइम ऑफ दिस सॉर्ट जनरेट लव और एडमायरेशन फॉर क्रिकेट और डज इट डिस्करेज द रीडर फ्रॉम टेकिंग लाइकिंग और फॉर द गेम? तो क्या ऐसी जो कविताएं हैं जो अलग अलग स्पोर्ट्स के ऊपर होती हैं वो हमारी उस पर्टिकुलर स्पोर्ट के तरफ इंटरेस्ट जगाती हैं या इंटरेस्ट ख़त्म करती हैं? तो अगर मैं अपना कहूँ तो ये ऐसी कोई, मैं अगर मुझे क्रिकेट की नॉलेज ना होती तो शायद ये मेरा इंटरेस्ट जगाती कि मैं अलग अलग फील्ड पोजीशंस के बारे में जानूँ, मैं सीमर्स के बारे में जानूँ, मैं फास्ट बॉलर्स के बारे में जानूँ, मैं अलग अलग डिलीवरीज जो फास्ट बॉलर्स बॉल करते हैं उनके बारे में जानूँ, मैं स्पिनर्स के बारे में जानूँ। तो नो डाउट ऐसी जो कविताएँ हैं वो हम लोगों की गेम के प्रति, क्रिकेट के प्रति जो एडमायरेशन या लव या इंटरेस्ट जगाने में 101% कामयाब होती हैं। So now let's start with the answer. The present poem Sea of the Shine has been written by Morgan Grosberg, one of the greatest poets in English literature. तो जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि ये पोएम जो है मोगन ग्रॉसबर्ग के द्वारा लिखी गई है। She has a keen interest in the game of cricket and has written a lot of poetry for it. उनको क्रिकेट की गेम के अंदर बहुत इंटरेस्ट था और उन्होंने काफ़ी सारी अपनी पोइट्री जो है क्रिकेट की गेम के ऊपर ही लिखी है। जैसे कि ये पोएम भी हम लोग फॉर एग्जांपल ले सकते हैं। In this poem, the poet has tried to describe different problems that a batsman faces during his बैटिंग इन द गेम ऑफ क्रिकेट। इस पोइम में पोइट ने एक बल्लेबाज के नज़रिए से अलग अलग मुश्किलों को हाईलाइट किया है, पेश किया है, जो एक बल्लेबाज को क्रिकेट की गेम के अंदर बल्लेबाजी करते वक्त
फेस करनी पड़ती हैं या जिनका एक बल्लेबाज को क्रिकेट में बल्लेबाजी करते वक्त सामना करना पड़ता है। द स्पीकर टेल्स दैट ही हैज़ फेस्ड फास्ट बॉलर सीमर्स समटाइम द बॉल विज्ड अराउंड हिज रिब्स एंड हेड। तो स्पीकर कहता है कि उसने बहुत दोनों तरीके के गेंदबाजों को फेस किया है, चाहे वो तेज़ गेंदबाज है, चाहे वो मध्यम गति तेज़ गेंदबाज है। कई बार बॉल उस गूंजती हुई उसके सर के पास से, उसकी रिब्स के पास से गुजरी है। बाउंसर्स एंड बम्पर्स एंड बीमर्स हैव विज्ड अराउंड माई रिब्स एंड हेड। वो कहता है कि मैंने बाउंसर्स को भी फेस किया है, बम्पर्स को भी और बीमर्स को भी, और कई बार तेज़ी से गेंद मेरे चेस्ट और मेरे हेड के पास से गुजरती हुई मैंने महसूस की है। ही थिंक्स दैट बोथ सीमर्स एंड फास्ट बॉलर्स आर मोर डिफिकल्ट टू प्ले व्हेन द बॉल इज़ न्यू। वो कहता है कि बोथ सीमर्स तेज़ गेंदबाज और मध्यम तेज़ गेंदबाजों को उस समय खेलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है जब गेंद नहीं होती है। इसीलिए वो कहता है कि जब गेंद नहीं होती है हम लोगों को धैर्य से, एकाग्रता से खेलना है और ये मन में ठान के खेलना है कि हम लोगों ने चाहे धीमे खेलें पर अपनी विकेट को गंवाना नहीं है। आई हैव फेस्ड फास्ट मैन एंड द सीमर हु फ्लोरिश ऑन द बॉल शाइनिंग रेड। इसीलिए वो कहता है कि मैंने तेज़ गेंदबाज और सीमर्स दोनों का सामना किया है जो तब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं जब गेंद जो है वो नहीं होती है और उसकी शाइन जो है वो बरकरार होती है। उसी के कारण बॉल जो ठप्पा पड़ने के बाद तेज़ भी निकलती है, स्विंग भी होती है, स्वर्व भी होती है। तो इसी से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सी ऑफ द शाइन का मतलब यही है कि जब तक गेंद नहीं है तब तक एकाग्रता के साथ हम लोगों को खेलना चाहिए। He also tells about the fielders in the slips and silly mid-off who are waiting for an edge from his bat so that they can catch it। फिर वो क्रिकेट की अलग अलग फील्ड पोजीशंस के बारे में भी हमें बताता है। वो कहता है स्लिप में खड़े फील्डर और सिली मिड ऑफ के ऊपर खड़े फील्डर वल्चर्स के जैसे टकटकी लगा के खड़े थे कि कब उसके बल्ले से किनारा निकले और वो गेंद को कैच करके इसे आउट करके दोबारा पवेलियन भेज सके। द स्लिप्स लाइक सम वल्चर्स हैव क्लस्टर। स्लिप प्लेयर होते हैं जो विकेट कीपर के बिल्कुल पास खड़े होते हैं और सिली मिड ऑफ जो बिल्कुल ऑफ साइड के बल्लेबाज के बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया जाता है पैड हेलमेट वगैरह पहना के। नॉर्मली टेस्ट क्रिकेट में ऐसी हम लोग फील्ड पोजीशनिंग देख लेते हैं। द बॉल इज़ कंटिन्यूसली बीटिंग हिज बैट। वो कह रहा है कि क्योंकि बॉल नहीं थी, तेज़ गेंदबाज बहुत प्रभावशाली और बहुत इंप्रेसिव गेंदबाजी कर रहे थे। लगातार गेंद जो थी वो मेरे बल्ले के किनारे को बीट करती चली जा रही थी। ही वॉज ऑल्सो हिट ऑन एल्बो एंड रिस्ट। और बल्लेबाजी करते वक्त कई बार गेंद ने उसको कलाइयों के ऊपर और उसके एल्बो के ऊपर हिट भी किया है। दिस फास्ट बॉलिंग इज़ रियली अ menace. I have been hit on elbow and wrist. The speaker thinks that it is most difficult time for a batsman to face the fast bowling when the ball is new. इसीलिए इन सभी मुश्किलों को फेस करते हुए उसके मन में ये विचार आता है कि एक बल्लेबाज के लिए वो समा सबसे कठिन समा होता है बल्लेबाजी करने का जब गेंद नहीं होती है और तेज़ गेंदबाज और मध्यम तेज गेंदबाज जो है वो गेंदबाजी कर रहे होते हैं। ही इवन स्टार्टेड थिंकिंग दैट इट वुड बी हैव बीन बेटर इफ़ ही हैड चूजन सम अदर गेम लाइक टेनिस और स्विमिंग एक्सेट्रा एज हिज प्रोफेशन। और यहाँ पे कि उसका मनोबल भी गिर जाता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने गलत प्रोफेशन चुन लिया। अगर वो कोई और प्रोफेशन चुनता तो शायद उसको इतनी मुश्किलों का सामना करना ना पड़ता या फिर उसके बॉडी के ऊपर बॉल इतनी बार हिट ना होती। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे उसके अंदर लैक ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और कन्फ्यूज़न भी बहुत है। इसीलिए वो ऐसे विचार ले रहा है क्योंकि नॉर्मली हम लोगों को हर जगह पे डिफ़िकल्टीज़ फेस ज़रूर करनी पड़ती हैं और डिफ़िकल्टी से भागना उस कोई सल्यूशन नहीं है। हम लोगों को डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना सीखना चाहिए। अगर डिफ़िकल्टीज़ को भागना ही सल्यूशन होता तो जब शोएब अख्तर जैसा तेज़ गेंदबाज वर्ल्ड क्रिकेट में आया था तो सभी बल्लेबाज जो थे उसको खेलना ही बंद कर देते। बट जैसे जैसे बल्लेबाजों ने प्रैक्टिस करना शुरू किया तो शोएब अख्तर या और ऐसे तेज़ गेंदबाजों को खेलने में भी उन्हें आसानी होती चली गई। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ना कि हम लोगों को डिफ़िकल्टी से भागना चाहिए। बट नाउ नथिंग कैन बी डन। पर उसे ये भी पता है कि अब वो प्रोफेशन चूज़ कर चुका है, अब तीर कमान से निकल चुका, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। आई विश दैट आई हैड टेकन अप टेनिस or swimming or snooker or whist. He thinks that he will not lose his concentration, will wait for spinners to come. He will not get disturbed by the continuous appealing of the bowler. वो कहता है कि वो मैंने मन में ठान लिया था कि मैं अपनी कंसंट्रेशन एकाग्रता को लूज़ नहीं करूँगा और मैं वेट करूँगा कि कब स्पिनर फिर की गेंदबाजों को इंट्रोड्यूस किया जाए। और वो कहता है कि लगातार गेंदबाजों की मेरे कानों पर आउटसाइड की आती हुई आवाज़ को भी मैंने अपनी कंसंट्रेशन को तोड़ने नहीं दिया। बट वैन द स्पिनर्स वर इंट्रोड्यूस्ड ही वॉज आउट कॉट स्वीपिंग एट स्क्वेयर लेग। बट जैसे ही स्पिनर्स इंट्रोड्यूस हुए
तो वो थोड़ा सा कैजुअल हो गया, रिलैक्स हो गया, उसकी कंसंट्रेशन में लैप्स हो गया और जिसके कारण वो गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर हवा में मार बैठा। नाउ द स्पीकर थे और वहाँ पे स्क्वायर लेग के फील्डर ने उसे कैच करके आउट कर दिया। नाउ द स्पीकर थिंक्स दैट इट वाज बेटर बैटिंग अगेंस्ट द फास्ट बॉलर दैन द स्पिनर। और अब उसके मन में विचार आ रहा था कि इससे अच्छा होता कि वो तेज़ गेंदबाजों के सामने ही बल्लेबाजी करता रहता। तो ओवरऑल हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो पूरी की पूरी पोइम के अंदर राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द वेरी एंड बिल्कुल कंफ्यूज है, वो कोई डिसीज़न लेने के कैपेबल नहीं है और अपने आप को एज ए बल्लेबाज जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं बल्लेबाज को, उन प्रॉब्लम को फेस करने में इनकैपेबल, असमर्थ महसूस कर रहा है। इन द एंड टू कंक्लूड वी कैन से दैट दिस पोइम इज़ अ सुप्रीम एग्जाम्पल व्हेन द स्पोर्ट ऑल द गेम्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर थीम फॉर राइटिंग ए पोइट्री। तो ये एक पोइम सुप्रीम एग्जाम्पल है कि हम लोग स्पोर्ट्स के ऊपर भी कविताएं लिख सकते हैं। द टाइटल ऑफ द पोइम इज एप्ट एंड सजेस्टिव। जो टाइटल है वो बिल्कुल सही है और हम लोगों को एक इंडिकेशन दे देता है कि पोइम के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है। मोर ओवर द पोइट है सक्सेसफुली राइजन द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर इन द गेम ऑफ क्रिकेट। और वाकई में इस पोइम को पढ़ने के बाद हमारा गेम ऑफ क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट जरूर जागता है। हम लोग अलग अलग जो चीज़ें इसने क्रिकेट की टैक्टिक्स बताए हैं उन चीज़ों को जानने की नॉलेज हमारे अंदर क्यूरोसिटी उत्तेजना जरूर जागती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।